हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2018 पीजीटी पेपर 1 हिंदी क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल क्वेश्चन दिया गया है 50 और 50 क्वेश्चन के लिए दिया गया है 100 मार्क्स। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 आवर्स। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आप लोगों का पूजनीय शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। सो इसका आंसर रहेगा ए पूजनीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है राजाज्ञा में प्रयुक्त समास कौन सा है, यानी कि आप लोगों से समास से पूछा गया है। इसका भी आंसर रहेगा सी तत्पुरुष समास। जब भी हम समास को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें समास का विग्रह आना पड़ेगा। तो यहाँ पे राजाज्ञा का विग्रह होता है राजा की आज्ञा। जब भी समास विग्रह करते समय हमें कारक चिन्ह का प्रयोग मिलता है, वहां पे होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से पूछा गया है समास से। इसमें यथाशक्ति शब्द दिया है, इसको बताना है कि ये कौन सा समास के अंदर आता है। तो ये भी रहेगा बी अव्ययीय भाव समास के अंदर आता है। जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें आता है यथा धन शक्ति, यानी कि जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा होता है उसमें अव्ययीय भाव समास होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इससे आप लोग रिलेट कर पाओगे। जैसे हो गया आप लोग का प्रतिदिन, इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसमें होता है प्रतिधन दिन, यानी कि प्रति इसमें उपसर्ग है, इसका मतलब हुआ ये अव्ययीय भाव समास। जब भी शब्द एक ही शब्द की रिपीटेशन हो उसमें भी होता है अव्ययीय भाव समास। जैसे हो गया आपका रातों रात, या फिर दिनों दिन, ये सब आपके क्या है अव्ययीय भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अलंकार से पूछा गया है। इन पंक्ति को पढ़ के हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका भी आंसर है डी शलेष अलंकार। ये भी एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये बार बार आते ही रहते हैं, इसे भी आप देख सकते हो। अब सलेश अलंकार क्या होते हैं? सलेश अलंकार वे होते हैं जहां पे एक शब्द एक ही बार आता हो लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे ही हम सलेश अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें देखिए पानी शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए? मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए, यानी कि चून यानी कि आटा। तो यहाँ में मोती के लिए इस्तेमाल किया गया है, पानी का अर्थ होता है चमक, दूसरा होता है सम्मान या फिर विनम्रता, और चून के लिए हुआ है जल के रूप में। इसमें रहीम यही कहना चाहता है कि मोती चमक के बिना मोती का कोई मोल नहीं है। उसके बाद इसी तरह मनुष्य सम्मान या विनम्रता के बिना उसका जीवन भी अधूरा है। चून यानी कि आटा, जो कि जल के बिना आटा भी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कारक से। इसमें आपादान कारक बताना है, इसका आंसर है सी। अब कारक भी कितने प्रकार के होते हैं? कारक भी 8 प्रकार के होते हैं, इन सभी को आपको देखना है। जैसे हो गया कर्ता ने कर्म को आपादान से, इन सभी को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हिंदी कामकाजी हिंदी की प्रमुख विशेषता क्या है? कामकाजी हिंदी यानी कि जब हम फॉर्मल रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं उसकी विशेषता क्या है? तो ये हो गया आपके बी भाषा का मानक होना, यानी कि जब हम ऑफिशियल तौर पे भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा मानक रूप होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कठिन नहीं होता है, पुनरावृत्ति भी नहीं होगा। उसके बाद देश शब्द का भी हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है जनसंचार से, यानी कि मास कम्युनिकेशन से, जो कि आप लोग के सिलेबस में शायद नहीं है, फिर भी आप लोग देखिए
यहाँ पे पूछा गया है जनसंचार में प्रिंट मीडिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी कि प्रिंट मीडिया के अंदर कौन नहीं आता। ये भी आसान है, ये होगा आपका रेडियो। रेडियो हमारा कौन सा माध्यम है? श्रव्य माध्यम, यानी कि जिसे हम कानों से केवल सुन सकते हैं। और समाचार हो गया, पत्रिका हो गया, पोस्टर, ये सब क्या है? प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ये भी हमारा ए होगा, सरकारी गजट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हिंदी वाक्य का सही पदक्रम क्या है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर से पूछा गया है, तो ये हमारा रहेगा बी। सबसे पहले आता है हमारा कर्ता, उसके बाद आता है कर्म, उसके बाद आता है क्रिया यानी कि वर्ब, उसके बाद आता है सहायक क्रिया यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि राम किताब पढ़ता है। जब इसका हम देखते हैं तो ये राम हमारा क्या हो गया? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। राम हमारा क्या है? कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट। किताब हमारा क्या है? कर्म। पढ़ता हमारा क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब। उसके बाद है हमारा क्या हो गया? ये हो गया सहायक क्रिया। सबसे पहले देखिए हमारा क्या आता है? कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण को हम कहते हैं एडवर्ब। जब हम किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसका आंसर हुआ सी, धीरे धीरे। जैसे कि मोहन चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। मोहन खाना खाता है, कैसे खाता है? धीरे धीरे खाता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए हुआ ये क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में दृश्य विधा कौन सी है? दृश्य यानी कि जिन्हें हम आंखों से देखते हैं, तो ये हमारा हुआ नाटक, यानी कि जब ड्रामा परफॉर्म होता है स्टेज में तब हम उसे आंखों से ही देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है यह उक्ति किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा, इसका आंसर होगा बी, विश्वनाथ की। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। इसकी अगर ग्रंथ पूछा जाए तो इसका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। इसे भी आप लोगों को देखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि ये सूत्र कौन से प्रवर्तक आचार्य के हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि न कांतिमपि निर्भूषण विभाति वनिता मुखम सूत्र के प्रवर्तक है। ये भी आप लोग का आचार्य वाम है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को देखना है। अब वामा के बारे में देखते हैं, वामा ने कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? तो इसका ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और वामन हमारा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। इसे भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इसको भी आप लोगों को देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति के सूत्रधार कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है रिपीटेड क्वेश्चन से। यहाँ पे इसका आंसर होगा भरत मुनि। अब भरत मुनि के जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। और ये कौन से वो के प्रवर्तक है? ये है रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है आचार्य वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य प्रयोजन आप लोग के सिलेबस में है, तो इसको आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है।
वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन, यहाँ पर आंसर होगा दी कृति प्रति। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि काव्य प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य। यानी कि जब कभी कोई कवि या फिर रचनाकार अपने काव्य की रचना कोई ना कोई उद्देश्य के साथ जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग का भी इसमें कोई ना कोई उद्देश्य या फिर मकसद है कि आगे जाके आप लोगों को एक टीजीटी टीचर बनना है। ठीक उसी तरह रचनाकार या फिर कवि अपने काव्य की रचना कोई ना कोई उद्देश्य के साथ करता है, ताकि अपने रचना के जरिए उन्हें यश की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, यानी कि नेम फेम और साथ में मनी मिले, और अपने रचना के जरिए वो लोग समाज में जागरूकता फैला सके। जैसे कि आप लोग सोच सकते हो, जैसे कि कोई राइटर हो गया, वो लोग किताब क्यों लिखता होगा? ताकि उससे नेम फेम और उसके बाद उसके जो किताब है, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस वहां पे लिखा हुआ है, उसको क्या है लोगों को दिखा सके और लोग उससे पढ़ के कुछ ना कुछ सीख सके। यहाँ पे पाठक यानी कि जो पढ़ने वाला है, लेखक यानी कि जो राइटर है, उन दोनों को ही लाभ मिलता है। जो लिखा होता है उनको नेम फेम मिलता है, और जो पाठक है उसके जो किताब के जरिए उसके अनुभव से कुछ सीखने को मिलता है। इसमें काव्य रचना से जो लाभ मिलता है उसे ही हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। आई होप ये थोड़ा आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे है बाकी जो है यश की प्राप्ति, वित्तीय लाभ और लोक व्यवहार, ये किसने माना है? आचार्य मम्मट ने माना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन टोटल 6 माना है। इसको भी आप लोग को देखना है। यहाँ पे 3 दिया है और बाकी 3 आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आचार्य मम्मट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, उसने लिखा है काव्य प्रकाश। अगर आचार्य वामन का पूछा जाए कि इसने क्या लिखा है, इसका काव्य ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। इसमें कंफ्यूज हो सकता है, आचार्य एक वामन होता है, एक वाम होता है। वामन ने लिखा है काव्य अलंकार। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दोनों बहुत कंफ्यूज कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? ये है क्रोचे। आप लोग का सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है द सेक्रेड वुड के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में नहीं दिया है। ये है टीएस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है भावयित्री प्रतिभा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा सी, सहृदय से है। ये भी आप लोगों का भारतीय काव्य शास्त्र से पूछा गया है, काव्य हेतु में से। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि काव्य हेतु के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है प्रतिभा, दूसरा होता है व्युक्ति, और तीसरा होता है अभ्यास। प्रतिभा के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है भायत्री, उसके बाद एक होता है कार्यत्री। इन दोनों को किसने माना है? अगर ऐसा पूछा जाए तो इन दोनों को माना है राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में। यह आप लोग का टीजीटी पेपर में आ चुका है। अब भायत्री का मतलब होता है जब किसी काव्य को पाठक वैसे ही समझते हैं जिस इंटेंशन से उस रचना को लिखा हो, उसी को ही हम भायत्री कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है और पीजीटी में भी पूछा ही गया है। काव्य हेतु को काव्यांग, यानी कि काव्य हेतु को काव्यांग नाम किसने दिया है? तो इसको दिया है आचार्य वामन ने दिया है, जिन्होंने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है भाषा के अभिलक्षण में यादृच्छिकता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे भाषा की विशेषता में से पूछा गया है। यह भी एक प्रकार का विशेषता है। तो इसका आंसर होगा बी, इच्छा अनुसार माना हुआ।
यानी कि पुराने ज़माने से जो शब्द चलते आए हैं, उसका अर्थ भी हम वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। इसमें हम सवाल नहीं करते कि इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको वैसा क्यों नहीं बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के सामने पानी लिखूँ या फिर पानी बोलूँ, तो आप लोग के माइंड में किसका इमेज आएगा? वाटर का इमेज आएगा। हम ये नहीं पूछते कि पानी को पानी ही क्यों बोला जाता है? अगर मैं पानी बोलूँ तो मेरे सामने पानी ही क्यों लाया जाता है? और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पेड़ हो गया, तो आप लोग के माइंड में अगर मैं पेड़ कहूँ तो आपका माइंड में क्या का इमेज आएगा? ट्री का इमेज आएगा। तो ये हम बिल्कुल सवाल नहीं करते कि पेड़ को पेड़ ही क्यों बोला जाता है, पेड़ को हम चिड़िया क्यों नहीं बोल सकते। यानी कि जो हमारे समाज में पहले से बोला जा रहा है उसको वैसा ही हम सेम उसका अर्थ ले लेते हैं और अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है भाषा के तत्वों में अनुभूति पक्ष का तत्व है। तो यहाँ पे भाषा के तत्वों में से पूछा गया है, इसका आंसर रहेगा अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें से अर्ध स्वर के बारे में बताया पूछा गया है, सो इसका आंसर होगा ए। यहाँ पे य और व अर्ध स्वर के अलावा अंतस्थ व्यंजन भी इसे कहते हैं, जैसे य, र, ल और व। इसे हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पे य और व रहेगा अर्ध स्वर और य, र, ल, व ये पूरा है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी का अंतर स्पष्ट करने वाला प्रसर्ग। इसको तो आप लोग देखिए, यहाँ पे बी है ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है मगही किस उपभाषा की बोली है? ये रहेगा बिहारी हिंदी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है देवनागरी लिपि का प्रमुख दोष, यानी कि उसके दोष को ढूंढना है। अक्षरिक अक्षरिक होना ये उसकी विशेषता होती है। वैज्ञानिक वर्णक्रम होना ये भी विशेषता होती है। उसके बाद संयुक्त वर्णों के लेखन में विविधता, जहाँ पे भी विविधता होती है वो हमेशा दोष ही रहता है। तो इसका आंसर रहेगा सी। प्रत्येक ध्वनि के लिए सांकेतिक चिन्ह, ये भी लिपि की विशेषता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद। ये आप लोग का रहेगा ए आंसर। अनुच्छेद 43 से लेके 51 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। और 10 जनवरी में हमारा हिंदी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, कुछ पंक्ति दिया गया है, इसको पहचानना है कि किसने लिखा है। केशव कहीं ना जाए का कहिए, उक्ति किस कवि की है? ये है आप लोगों का तुलसीदास। और कौन सी रचना की है? ये है तुलसीदास की विनय पत्रिका की पत्रिका से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत में हिंदी प्रसार प्रचार की संस्था है। ये आप लोग का आंसर रहेगा डी असम असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी पंक्ति दिया गया है और पहचानना है कि ये किसकी पंक्ति है। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानी समाने, किसकी उक्ति है? ये रहेगा घनानंद। और घनानंद कौन से काव्य धारा के कवि है? रीतिमुख काव्य धारा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कन्हावत किसकी रचना है? यह आप लोग का रहेगा जायसी की रचना है। और जायसी की रचना आप लोग का सिलेबस में भी है पद्मावत, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अक्रावत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद है आखिरी कलाम, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, इसको भी देखना है, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में।
उसके बाद मंजन, मंजन का लिखा हुआ मधुमालती, मधुमालती। उसके बाद कुतुबन का है मृगावती, और उस्मान ने लिखा है चित्रावली। और ये सभी कौन से काव्य धारा के कवि है पूछने से? ये है सूफी काव्य धारा के कवि है, और इनकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये के सूल। किसकी पंक्ति है? ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको भी आप लोग को देखना है। ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगर आप लोगों से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछा जाए तो ये आप लोग का आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसे माना जाता है जनक, तो वो रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, अंधेर नगरी किस विधा की कृति है? ये आपका रहेगा प्रसन्न विधा, या फिर प्रसन्न के अलावा अगर पूछ भी सकता है, ये है हास्य व्यंग्य शैली में। और ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और उसके प्रकाशन वर्ष है 1881। और ये किस पर व्यंग्य करते हुए लिखा है? ब्रिटिश शासन पर व्यंग्य करते हुए लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, सूरदास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ये भी आप लोगों का उपन्यास से पूछा गया है और पात्र में से पूछा गया है। तो ये है आप लोग का रंगभूमि, जो कि आप लोग के सिलेबस में है। और ये जितने भी रचना है, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला और रंगभूमि, ये सब किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, चिंतामणि संकलन में किस प्रकार के निबंध है? यानी कि चिंतामणि, सबसे पहले आप लोग देखिए चिंतामणि, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चिंतामणि किसकी रचना है, यह आप लोगों का रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये आप लोगों का रहेगा मनोवैज्ञानिक, इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में अनुवाद से पूछा गया है, जो कि आप लोग का सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे 37 में पूछा गया है, अनुज्ञा पत्र यानी कि बी लाइसेंस को कहते हैं। सेकेंड 38 में पूछा गया है, नेक्स्ट 38 में पूछा गया है, अधिसूचना के लिए अंग्रेजी में अनुदित शब्द। ये रहेगा नोटिफिकेशन को हम अधिसूचना के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, रिकमेंडेशन का हिंदी अनुदित शब्द क्या है? ये रहेगा संस्तुति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, फॉर्म शब्द का हिंदी अनुदित शब्द क्या है? तो ये है आप लोग का प्रपत्र, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिशन फॉर्म को हम कहते हैं। पत्र यानी कि लेटर, और प्रपत्र होगा फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में रामायण से पूछा गया है, राजा दशरथ की हाँ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोगों से रामायण से पूछा गया है, राजा दशरथ से किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पे कौशल्या से संबंध है, क्योंकि ये राजा दशरथ की पहली पत्नी और राम की माता का नाम है सुमित्रा। ये भी राजा दशरथ की ही पत्नी का नाम है, कैकेयी भी है। सुलोचना से संबंध नहीं है, सुलोचना रावण की पुत्र वधू है, यानी कि उसका
डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है रावण की बहन का नाम क्या था? ये है शूर्पणखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है महाभारत में पांडवों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर रहेगा सी हस्तिनापुर। अयोध्या किससे रिलेटेड है? ये है राम से रिलेटेड। उसके बाद मथुरा कृष्ण से रिलेटेड है। उसके बाद ये नहीं है, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है शकुनी ने पांडवों को किस खेल में पराजित किया, यानी कि किस खेल में हरा दिया? तो ये है धूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ये है 18 डेज तक। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ है, ये हुआ है कुरुक्षेत्र में हुआ है। और कुरुक्षेत्र अभी कौन सी जगह में है? हरियाणा जगह पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है महाभारत से चक्रव्यूह में फंसकर पांडवों के पक्ष से किस योद्धा को वीरगति प्राप्त हुई? ये भी किसे प्राप्त हुई? अभिमन्यु को। और अभिमन्यु किसका बेटा है पूछने से ये आप लोगों का अर्जुन का बेटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। रामायण में दो प्रसिद्ध नगर यह रहेगा अयोध्या और मिथिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, ये बुद्ध चरित्र से पूछा गया है लेकिन आप लोग के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन भी देख लीजिए आप लोग। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? ये भी आसान ही है, सारनाथ में दिया है। सारनाथ में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है त्रिपिटक का संबंध किससे है? ये भी बौद्ध धर्म से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं है, ये है समाधि। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।